तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसके पार्ट 5 की बात करेंगे, जिसमें 15 से 30 जून के क्वेश्चन जो हैं बेसिकली वो लाए गए हैं। और इसके पहले पार्ट 4 जो मैंने अपलोड करे हैं, 1 2 3 4 जो हैं सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसमें 1 से 15 जून तक के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इसमें 15 से 30 जून के क्वेश्चंस आपको इस आने वाले सीरीज़ में ज़्यादा मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। देखिए, दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड सो मेनी फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस आपको मिल जाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कुड गेट प्रॉपर नोटिफिकेशन एवरी मॉर्निंग, तो आप थोड़ा इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ एंड रेडी। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, फिर आंसर करिएगा और आंसर ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप आंसर करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या सोच के करा था और क्या गलती हो गई है, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एवर मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एवर मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। मतलब उस देश को आज़ाद हुए या उस देश को एग्जिस्टेंस के कई साल हो गए, कई बरस हो गए, कई डिकेड हो गए, और पहले बार किसी एक देश ने, दुनिया में कैसा देश है कोई जो उसने पहली बार अपने देश में मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक को अपॉइंट किया। अभी क्वेश्चन आपको लगेगा कि दुनिया के हमें किसी अपॉइंटमेंट से क्या मतलब है, पर मतलब है क्यों न्यूज़ में, वो मैं बताऊंगा आपको। सो द विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एवर मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। आपके ऑप्शन हैं बारबाडोस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। बारबाडोस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। पॉज करिए और जवाब दीजिए। देखिए, द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बताता हूँ क्यों न्यूज़ में। देखिए, आप ये अगर ध्यान से देखोगे चारों देश को ना, इन चारों देशों में एक चीज़ कॉमन है, या फिर कॉमन थी अगर मैं सिंपली बोलूँ तो, वो अब नहीं है। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि बारबाडोस ने अभी रिसेंटली क्या किया। बारबाडोस इज़ द न्यू रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इन्होंने अपने आप को, जो मोनार्क हैं यूनाइटेड किंगडम के, जो रानी है वहाँ की, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, उनसे, उनको जो लोग अपने यहाँ का किंग मानते, हेड मानते थे, हेड ऑफ द स्टेट मानते थे, वो इन्होंने अब नहीं माना बारबाडोस ने। अभी कुछ दिन पहले ही जहाँ पे मियाँ मोटली उनके प्राइम मिनिस्टर बनी है, वहाँ पे लास्ट टाइम यही हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है ये, आई थिंक 3 4 महीने पहले की बात है, जब बारबाडोस ने ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, मतलब जो थी पहले क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनको उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, हटा दिया कि नहीं, अब आप मेरे यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहोगे, नाउ वी विल डिसाइड, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे। सो बेसिकली ये जो बरसों सालों, जो मतलब इतने डिकेड, सदियों से जो चला आ रहा था ना बारबाडोस में, कि यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी है वो वहाँ की भी हेड ऑफ द स्टेट कहलाती थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम की, वो जो आपको भी पता है, वो बहुत पहले क्या था कि यूनाइटेड किंगडम के रूल के अंडर थे, जैसे भारत था ना वैसे ही। तो पर हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन करा, पर हम हेड ऑफ द स्टेट नहीं मानते, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड को हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाते हैं। सो ये जो है ना, ये चीज़ वहाँ पे थी कि बारबाडोस, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर इसके अलावा आप देखो और कुछ और देश जो हैं, वो सब क्या करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं अपने क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड है, जो वहाँ की महारानी यूनाइटेड किंगडम के, उसको। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक पहला स्टेप, बारबाडोस ने तो ऑल टुगेदर हटा ही दिया। ऑस्ट्रेलिया में जो अब नई सरकार बनी है एल्बनीज की, वो चाहते हैं कि हम जो है धीरे धीरे, थोड़े से नेशनलिस्टिक टाइप के पार्टी, कंजर्वेटिव टाइप के पार्टी है, तो इनका मानना है कि हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हेड ऑफ द स्टेट यहाँ से हज़ारों लाख साल, हज़ारों किलोमीटर दूर जो बैठी हैं वो होंगे। सो बेसिकली फॉर दैट दे हैव अपॉइंटेड व्हाट, मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक, जो वहाँ पे एक तरीके की हेड ऑफ द स्टेट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ा वो परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। इट्स जस्ट अ बेबी स्टेप, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कहा गया था। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कौन सा स्टेप लिया जा रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया के किसी एक्टिविटीज़ को लेके, ठीक है। और काफ़ी पुरानी ये 70 साल की जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो रही है। नए प्राइम मिनिस्टर बने ऑस्ट्रेलिया में भी, आप याद रखिएगा, एंथनी एल्बनीज, ठीक है, एंथनी एल्बनीज। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, नमक, कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, सप्लाई ऑफ सॉल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें किस लिस्ट के अंदर आती है। आपके ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ द एबव। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे हवा नहीं लगेगा अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा तो। और यही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आपको लगता होगा कि करंट अफेयर्स क्या है, पर पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी लेवल की। अगर मैं बात करूँ तो वन लाइनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। वन लाइनर्स में तो पूछ देंगे प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया के, वो भी मैंने आपको बता दिया। पर ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के लेवल का है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, सप्लाई ऑफ सॉल्ट भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, नन ऑफ द अबव।
पॉज करिए और जवाब दीजिए। द राइट आंसर इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को अगर आप देखोगे तो उसके जो आइटम नंबर 58 है ना, उस पे ये चीज लिखा हुआ है। अभी न्यूज़ में क्यों है? द हिंदू में एक आर्टिकल आई थी कुछ दिन पहले कि सॉल्ट सेक्टर क्राइसिस पिंचेस लाइवलीहुड ऑफ लाख्स, मतलब लैक्स, मतलब सिंपली बोलूँ तो लाखों लोगों की जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके की सॉल्ट सेक्टर में क्राइसिस आ रही है पैंडेमिक की वजह से, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मानसूनल चेंजेस की वजह से, जो बहुत सारे चीज़ें हैं उसके वजह से जो ओवरऑल सॉल्ट सेक्टर में चेंजेस आ रही हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। उसमें ये था कि गुजरात जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये आपको पता होना चाहिए गुजरात। फिर उन्होंने बोला कि सॉल्ट आइटम नंबर 58 पे आती है, भी एक उसमें अच्छी चीज़ थी जो क्वेश्चंस में बनकर आती है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्होंने क्या करा था कि सॉल्ट को माइनिंग इंडस्ट्री बना कर रख दिया था, कि वो माइनिंग इंडस्ट्री मानते थे। पर इंडिया में सॉल्ट को माइनिंग नहीं करते, सॉल्ट की माइनिंग्स नहीं करते, बल्कि सॉल्ट को इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फॉर नाउ। और ये भी कह रहा है इस आर्टिकल में कि अगर इस तरीके का सिचुएशन चलता रहा तो मे भी बहुत जल्द भारत जो थर्ड सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, वो भी खत्म हो सकता है, वो भी उसकी जो पोजीशन है वो छीन सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 80% जो भारत का मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन होता है वो गुजरात स्टेट से होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है? गुजरात स्टेट से। ठीक है, सॉल्ट कौन से सब्जेक्ट में, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉल्ट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ डील ऑन रेडियो इक्विपमेंट्स इन द मंथ ऑफ जून 2022। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ रेडियो इक्विपमेंट्स के ऊपर एक तरीके का डील साइन करा है? आपके ऑप्शन है रसिया, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया। रसिया, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया। वीडियो पॉज करिए, जवाब दीजिए। द राइट आंसर इज रसिया। देखिए रसिया को डिटेल जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ फॉलो द यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर एंड फॉलो माय बीपीएससी फेयरबिल टेलीग्राम चैनल। आपको ये जो सारे सॉल्ट सेक्टर के डिटेल्स हैं सारों को मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट करके इन सब चीज़ों को, एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स मैं इसको क्या करता हूँ, ट्वीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट्स को पोस्ट कर देता हूँ। सो प्लीज़ फॉर योर ओन प्रिपरेशन ज्वाइन द बोथ द चैनल्स एंड प्लीज़ फॉलो यूपीएससी स्क्रीनशॉट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिन भर में 25 ट्वीट्स या 20 ट्वीट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे, लिटरली काम के होंगे, बेफालतू एक भी ट्वीट नहीं मिलेगा वहाँ पे। सो प्लीज़ फॉलो दैट। देखिए इंडिया रसिया ने एक डील करा है रेडियो इक्विपमेंट्स के ऊपर, जिसमें जो भारत के रेडियो टेक्निकल सिस्टम है रसिया का, उन्होंने भारत का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके साथ साइन करा है। जो रेडियो इक्विपमेंट्स हैं जो ओवरऑल आपको बहुत सारे सिस्टम्स में काम देते हैं। रेडियो इक्विपमेंट्स का क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा रेडियो इक्विपमेंट्स का। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट है आरटीएस और एआई का, एक तरीके का रशियन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी देखा जाए तो आरटीएस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो इक्विपमेंट्स का सप्लायर भी है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ भारत ने कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने साइन करा है, एक तरीके का गवर्नमेंटल लेवल पे साइन हुआ है कि अब दोनों के बीच जो ये लैंडिंग सिस्टम को लेके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स को लेके जो ओवरऑल रेडियो इक्विपमेंट्स का यूज है उसको ध्यान में रखकर डील साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड टू हैव इट्स ओन रीजनल रेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स? Which state of India recently announced to have its own regional red list of words? आपको पता होगा IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, रेड लिस्ट कंजर्वेशन की वो क्या करती है, पब्लिश करती है, जिसमें बहुत सारे स्पेशीज़ की मैंने अपने वीडियोज़ में बात करा, इंडेंजर्ड स्पेशी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशी, यू नो, फिर उसके अलावा एक्सटिंक्ट, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इन सब जैसे एशियाटिक लाइन इंडेंजर्ड स्पेशी है, सॉरी एशियाटिक एलिफेंट्स। सो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होती है ना। तो उसी तरीके का भारत में एक ऐसा स्टेट है जो अपना पहला स्टेट बनेगा जो अपने ही तरीके का रीजनल रेड लिस्ट क्या करने वाला है, पॉइंट मतलब बनाने वाला है कि मेरे स्टेट में कौन कौन से पक्षी है, कौन कौन से जो जानवर हैं, जो भी ओवरऑल है, मतलब बर्ड की मैं बात करूं तो पक्षी हैं, उनकी स्टेटस क्या है। मतलब ऐसा मान के चलो कि उस स्टेट में बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे स्पेसीज मिलते हैं, उसका रेड लिस्ट बनाएंगे कि मेरे स्टेट में ये स्पेसीज जो है वो इंडेंजर्ड लिस्ट पे है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लेवल पे है। और यही चीज़ बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं और स्टेट में किस लेवल पे है, वो ये भी हो सकता है। तो बताएं इसके अंदर कि मेरे स्टेट में एक्सटिंक्ट है पर दूसरे स्टेट में ये चीज़ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है आसाम, ओडिशा, केरल, नन ऑफ द अबव। असम, ओडिशा, केरल, नन ऑफ द एबव। बहुत आसान है, आप जवाब दे दोगे समझ के भी। द राइट आंसर इज केरला। केरला टू हैव इट्स ओन रीजनल रेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स होने वाला है। ठीक है, इसमें हाँ आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको सारा चीज़ बताया कि इसके यहाँ 35 तरीके के थ्रेटेंड स्पेसीज पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ओवरऑल इन स्पेसीज को, इन वर्ड्स को क्या करेंगे, जो बर्ड्स के स्पेसीज हैं उनको क्या करेंगे, बेसिकली रेड लिस्ट में करेंगे कि इतने सारे बर्ड्स जो हैं ये किसी एक्सटिंक्ट स्पेसीज में आते हैं, कोई इंडेंजर्ड स्पेसी में आते हैं। इसी आर्टिकल में दो चीज़ इंपॉर्टेंट था कि जो इन्होंने बताया कि जो रेड हेडेड वल्चर और व्हाइट रम्ड वल्चर है वो क्या होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपको याद हो, वल्चर ओवरऑल तो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, पर जो रेड हेडेड वल्चर है,
ठीक है। और व्हाइट रम्ड वल्चर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसी में है। स्टेपी ईगल, बानासुरा चिलप्पन एंड नीलगिरी चिलप्पन, ये सब जो केरला में पाए जाते हैं वो इंडेंजर्ड हैं। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकता है कि अभी स्टेपी ईगल और बानासुरा चिलप्पन और नीलगिरी चिलप्पन की जो स्टेटस है वो क्या है, स्टेटस आईयूसीएन स्टेटस। ये सारी आईयूसीएन स्टेटस हैं, पर ये कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। अब इनको ये देखेंगे कि मेरे यहाँ क्रिटिकल, आईयूसीएन तो कहता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ओवरऑल दुनिया में, पर मेरे यहाँ नियर थ्रेटेंड है, मतलब मेरे यहाँ बहुत सारे स्पेसी पाए जाते हैं। ये ओवरऑल मकसद है केरल को इस तरह का अपॉइंटमेंट करने का, या फिर इस तरीके का जो रेड लिस्ट है वो बनाने का। ठीक है। सो तो क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनार बर्ड विलेज विच इज सेड टू बी नोटिफाइड एज न्यू वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मिनार बर्ड विलेज जो कि एक नया वेटलैंड बनने वाला है, भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन आर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है भारत का भी। द राइट आंसर राजस्थान। देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल आई थी कि उदयपुर का जो बर्ड विलेज है ना उसको वेटलैंड डिक्लेयर करने वाले हैं बहुत जल्दी। उदयपुर में जो मिनार बर्ड विलेज है इसको बहुत जल्द एक वेटलैंड घोषित किया जाएगा, और फिर रामसर साइट के लिए इसके ऊपर एक तरीके की बात की जाएगी। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। दो लेक्स की बात की गई। यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ब्रह्मा और धंध, दे वेयर इन न्यूज़, दे आर व्हाट, सबमरीन्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज, कोस्टल बीचेस, कुछ भी। तो आपको याद रखना है कि ये जो राजस्थान के इस वर्ड विलेज, मिनार वर्ड विलेज के चारों तरफ जो कुछ लेक पाए जाते हैं, जैसे धंध लेक है, ब्रह्म लेक है, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं ओवरऑल। वैसे मैं पूछूं आपसे राजस्थान में कितने सारे वेटलैंड्स हैं, तो फिलहाल के 2 वेटलैंड्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है रामसर साइट के रूप में, कि ओलादियो घाना नेशनल पार्क जो है बेसिकली वेटलैंड ही है वो, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पाया जाता है, और सांभर सॉल्ट लेक जो जयपुर में है उसको इन्होंने क्या कर रखा है, रामसर साइट के रूप में। इंडिया में कितने रामसर साइट है वो मुझे बताओगे आप? वैसे मैं आपको आंसर कर ही देता हूँ, कोई कमेंट तो करते हो नहीं, डिटेल तो करते हो नहीं, मतलब 49 है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो मिनार जो बर्ड विलेज है उसको क्या करते हैं, रामसर साइट डिक्लेयर करने की बात भी की जाएगी आने वाले समय में। ये जो एक फ्रेश वाटर लेक है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट COP15 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, छपेगा, मान लो गौरव सर कहते हैं ना छपेगा, वैसे ही COP15 की अगर मैं बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ पार्टीज 15 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विल बी हेल्ड इन विच सिटी, बताओ। कुनमिंग चाइना, मॉन्ट्रियल कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मुनिच जर्मनी। म्यूनिक बोलते हैं इसको, मुनिच नहीं, म्यूनिक जर्मनी। कुनमिंग चाइना, मॉन्ट्रियल कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, म्यूनिक जर्मनी। देखिए द राइट आंसर इज मॉन्ट्रियल कनाडा। ये जो COP15 है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD आपने पढ़ा होगा, CBD एक्ट 2002 भारत में ही पास हुआ था। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक तरीके का कन्वेंशन किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ, जो यूनाइटेड नेशन FCCC था उसके अंदर। बेसिकली है क्या कि जो COP15 पहले कुनमिंग चाइना में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड अदर एस्पेक्ट्स दे हैव नाउ शिफ्टेड व्हाट टू मॉन्ट्रियल कनाडा में, इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया। म्यूनिक जर्मनी में अभी हमारे G7 की समिट्स ऑलमोस्ट वहीं पे चल रही, म्यूनिक में नहीं चल रही पर म्यूनिक के पास में ही चल रही है, जहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा। रिलेंटलेस एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। रिलेंटलेस इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द करेंट ऑप्शंस आर द्रौपदी मुर्मू, आई सॉरी फॉर दैट, द्रौपदी वर्मा लिख दिया मैंने, द्रौपदी मुर्मू होना चाहिए वहाँ पे। यशवंत सिन्हा, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे NDA की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, वर्मा की जगह मुर्मू कर लेना आप। यशवंत सिन्हा जो हमारे अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के फिलहाल प्रेसिडेंट हैं। एम वेंकैया नायडू जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप आंसर करिए। द राइट आंसर इज यशवंत सिन्हा। देखिए यशवंत सिन्हा जो मैंने आपको बताया अपोजिशन के जो लीडर हैं, मतलब अपोजिशन के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने रिलेंटलेस, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके ऊपर उन्होंने एक बार बात करा था। ऐसे एक आर्टिकल आई थी सेम चीज़ हिंदू में कुछ दिन पहले, जिसमें से रिलेंटलेस के ऊपर बात की गई थी। और ये पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर कब बने थे भी याद रखिएगा, 1990 में, जब चंद्रशेखर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट coat hanger in news as a symbol of which protest taking place in the world. Coat hanger in news as a symbol of which protest taking place in the world. ठीक है, women abortion rights in United States, Black Lives Matter, लेबनान इकोनॉमिक क्राइसिस, यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट प्रॉब्लम। पूरी दुनिया में एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें महिलाएं क्या कर रही हैं कि अपने कान में ना एक कोट हैंगर तरह की वो ईयरिंग पहन रही हैं। कोट हैंगर ईयरिंग इज इन न्यूज एज अ सिंबल ऑफ विच प्रोटेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, विमेन एबॉर्शन राइट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, ब्लैक लाइव्स मैटर, लेबनान इकोनॉमिक क्राइसिस, यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट प्रॉब्लम। देखिए द राइट आंसर इज व्हाट,
अगर राइट आंसर को देखो तो ये है यूनाइटेड स्टेट में जो अबॉर्शन राइट्स को अभी ख़त्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके ऊपर जजमेंट आया है, जो रो वर्सेस वेड जजमेंट 1973 का है, उसको पलट दिया गया है। उसके अगेंस्ट में महिलाएं जो यूनाइटेड स्टेट्स की, वो एक तरीके का ईयरिंग यूज़ कर रही हैं, जिसमें वो देख लो आप, कोट हैंगर आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, एक तरीके की हैंगर के रूप में वो जो उनका ईयरिंग है, जिसको वो पहनकर अपना जो बेसिकली प्रोटेस्ट का सिंबल है वो बनाकर इसको, जैसे आपको पता हो कुछ दिन पहले थाईलैंड में हुआ था, तो 3 फिंगर को इस तरीके से दिखाया जा रहा था। हर जगह का येलो बैंड अलग होते हैं, येलो शर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्या नाम है, फ्रांस में मिल जाते हैं कुछ समय पहले, भारत में भी सबका अपना अपना प्रोटेस्ट करने का एक सिंबल होता है, तो आप वो चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट हर घर तिरंगा ड्राइव लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली। हर घर तिरंगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा जो अभी ड्राइव है इसको लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए, हर घर तिरंगा से रिलेटेड एक हिंदू में आर्टिकल आई थी, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर जो आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ इस बार हम बनाने वाले हैं, उसको रिलेटेड, उससे ध्यान में रखकर आज़ादी महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके बेसिस पर हर देश में लगभग मतलब भारत देश के हर घरों पर एक तरीके का तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे रिलेटेड थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्राई कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको रखना होगा याद। और इंडिपेंडेंस वीक भी बनाया जाएगा भारत में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपने बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल्स पे करा रखे हैं, सो प्लीज़ फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल। 26 करोड़ हाउस होल्ड्स के घरों पर ये चीज़ जो है वो लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 और द लास्ट क्वेश्चन, हु भी स्टेट बॉर्न रणजी ट्रॉफी सेशन 2021-2022। 2021-2022 की का जो फाइनल मैच था रणजी ट्रॉफी का, वो कौन सा राज्य या फिर कौन सी टीम जीती, सिंपली बताऊं तो? द आंसर ऑप्शन सर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मुंबई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मुंबई। आपको पता होगा हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती, और किसको हटाकर जीती? 41 टाइम चैंपियन मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश जो है वो 2021-2022 के जो रणजी ट्रॉफी है उसका सेशन इन्होंने जीता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। योर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉलो दोज लिंक्स दैट मैं बताता हूँ आपको, और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ मैं, कुछ टाइम के बाद वो पीडीएफ सेंड करके अपने बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल पे। उसमें मैं द्रौपदी वर्मा जो वर्ड लिखा है मैंने गलती से, उसको मैं चेंज कर दूंगा। सो प्लीज़ फॉलो दैट चैनल एंड यू कैन गेट पीडीएफ फ्रॉम देयर एज वेल। सो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू।